आज दिल्ली में पश्चिम बंगाल बीजेपी की कोर समिति की बैठक होगी। इसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी सप्ताह होनी है। इस हफ्ते पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति तय की गई। 6 मार्च 2021 को दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के 100 दिन हो जाएंगे। इस दिन दिल्ली बॉर्डर के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी। ये सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच जाम किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को G23 के नेताओं पर सीधा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मैं हमेशा से पार्टी में लोकतंत्र और संगठनात्मक चुनावों के पक्ष में रहा हूं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ लोकतंत्र और विकास के विषयों पर राहुल गांधी ने अपने विचार रखे। आपातकाल लगाना एक गलती थी, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जब ये हुआ और जो आज हो रहा है इसमें फर्क है। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे असम की समस्याएं नहीं जानते हैं। उत्तरी असम के तेजपुर में एक चुनावी अभियान को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब असम में लाखों लोगों ने बाढ़ के प्रकोप का सामना किया तो प्रधानमंत्री ने न तो राज्य का दौरा किया बल्कि प्रधानमंत्री चुप थे और दिल्ली से नहीं निकले। देश में स्पेक्ट्रम नीलामी में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड सबसे बड़ी खरीदार बनकर उभरी। कंपनी ने देश में सभी 22 सर्कल में स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के अधिकार हासिल किए हैं। इस नीलामी का आयोजन केंद्र सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट करा रहा था। RJIL ने बताया कि उसे कुल 57,123 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है। EPFO 4 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों का ऐलान कर सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की श्रीनगर में बैठक हुई। EPFO की कमाई और वित्तीय हालत की पड़ताल की जाएगी। इसी बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों की घोषणा हो सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनजर EPFO ब्याज दरों में कमी कर 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को झटका दे सकती है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने MP के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय सिंह बड़े रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। 2 राज्यों में दिग्विजय स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठक कर पार्टी को मशवरा देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर गए हैं। सीएम योगी ने मालदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने बंगला भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान ममता सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आखिर बंगाल में अराजकता फैलाने वालों से टीएमसी की कौन सी दोस्ती है, कौन सा गठबंधन। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उनको पार्टी से निकालने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर निकालने की मांग रखी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये बदकिस्मती है, गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आज जब पार्टी का समर्थन करने का समय है तो उन्होंने बीजेपी के साथ दोस्ती की है। अब पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर बड़ी जीत हासिल की है। नगर पालिकाओं की कुल 8,474 सीटों में से 2,085 सीटें बीजेपी की झोली में जा चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में 1,967 सीटों पर जीत हासिल की है। यही नहीं, पंचायतों में भी 735 स्थानों पर भगवा लहराया है। 15 मार्च को देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों और पंचायतों में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू होगा। रायपुर में कार्यक्रम के समापन के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 52 लाख को पार कर चुका है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25,59,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 10 लाख को पार कर गया है। तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के ब्राजील वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। ब्राजील वेरिएंट सामान्य कोरोना वायरस से 2 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसके साथ ही ये दोबारा संक्रमण की शक्ति भी रखता है। शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च का केंद्र ब्राजील के मानौस शहर को बनाया था। दरअसल इस शहर में कोरोना की फर्स्ट वेव का जबरदस्त प्रकोप था। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख 39,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में 13,113 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की देश में मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस की बात की जाए तो ये 1,657,000 के पार हो चुके हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच चुका है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं 24 घंटे में 6,397 नए केस से 21,61,000 लोग अब तक यहां संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 30 मौत के साथ ही मौत का आंकड़ा 52,184 मरीजों पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में 77,618 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पुणे में 878 नए केस से कुल संक्रमितों का आंकड़ा यहां 4,10,000 के पार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 216 नए मरीजों के साथ ही अब आंकड़ा प्रदेश में 3,13,000 को पार कर गया है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,836 पर पहुंच चुकी है। 2 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,844 पर है। वहीं राज्य में 192 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 3,06,352 पर है। रायपुर में 68, दुर्ग में 23 और राजनांदगांव से 14 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 331 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,62,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में मौत का अब तक का कुल आंकड़ा 3,865 पर है। वहीं प्रदेश में 259 मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 2,55,000 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 2,973 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। वहीं इंदौर में 134 नए मरीजों के साथ यह आंकड़ा 59,892 पर को क्रॉस कर चुका है। कोरोना के फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए बस्तर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। केंद्र और राज्य सरकार के एडवाइजरी आने के बाद कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं कोरोना जांच की गति कम पाए जाने पर 5 बीएमओ और बीपीएम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को टीके का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है। इन अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही शामिल हैं। मंगलवार को ही एक बैठक में केंद्र ने दोहराया कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और इसलिए कोविड टीकाकरण केंद्रों को पर्याप्त वैक्सीन दी जानी चाहिए। दुनिया भर में बढ़ती आबादी के साथ ही WHO ने एक चेतावनी जारी की है। उसके अनुसार 2050 तक दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानियां हो सकती हैं। आने वाले दिनों में लोगों की सुनने की क्षमता में कमी आएगी। वहीं WHO ने इस समस्या के इलाज और बचाव के लिए अधिक निवेश का सुझाव दिया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल दौरे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस पर शहनवाज हुसैन ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके नेताओं को ही पार्टी पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के बिहार में सहयोगी को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद गुजरात कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस गुजरात अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दिया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता परेश धनानी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अमित चावड़ा ने हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। सीएम भूपेश बघेल आज सदन को संबोधित करेंगे। सदन में शराब पर सेस, कोरोना काल में हुए खर्च, शिकार और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दों की भी गूंज रहेगी।